अ वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। कोशिश करेंगे उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने की, कंपेयर करके पढ़ने की, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम अच्छे से समझने की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी साल किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपने को हर चैप्टर को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ना है। अब हमने पढ़ा था कि पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो कितना किंगडम क्लासिफिकेशन था? पहला 2 किंगडम। और फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था क्लासिफिकेशन का? एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, उन्होंने ही किया था। उस समय पर प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई को भी ऐड किया गया था। उस समय प्लांट के अंदर बैक्टीरिया भी डाले गए थे, ऑफ कोर्स एल्गी भी डाला गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी भी डाला गया था, बहुत सारे प्रोटेस्टा भी डाले गए थे, ये सब प्लांट्स में डाले गए थे। बाद में फंजाई अलग निकाल दिए गए, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया अलग निकाल दिए गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स प्रोटेस्टा में अलग निकाल दिए गए। तो फाइनली अब प्लांट किंगडम में बचा क्या है? हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे एक तो एल्गी, इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये 5 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आया? अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली एल्गी और ये सब शुरू करने के पहले यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पहली क्लास ली थी कि एरिस्टोटल का जो सिस्टम था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया था, वो आर्टिफिशियल बताया था या नेचुरल? आर्टिफिशियल। ए से एरिस्टोटल, ए से आर्टिफिशियल। अब इसका मतलब एक तो कुछ होता है आर्टिफिशियल सिस्टम और एक आर्टिफिशियल है तो एक नेचुरल होगा ही होगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सपोज करिए कि 2 गुलदस्ते हैं, 2 फ्लावर वास हैं, और एक में आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं और नकली फूल, और एक में नेचुरल फूल है। कौन से ज्यादा अच्छे हैं? नेचुरल फूल। तो उसी तरह से कौन सा सिस्टम ज्यादा एडवांस्ड है? नेचुरल सिस्टम। तो 2 सिस्टम्स हुए, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम और दूसरा नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब है जब हम कुछ 1-2 कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दें, और वो भी दिखाई देने वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे एरिस्टोटल ने किया था। एनिमल्स में ब्लड रेड है या नहीं है, एनाइमा इनीमा, बस एक ही कैरेक्टर। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो। इस बेसिस पे तो अर्थवर्म कॉर्डेट्स के ज्यादा क्लोजर हो गए, क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोड का तो नॉन कलर्ड ब्लड होता है, कलरलेस ब्लड होता है। तो ऐसे थोड़ी ना एक कैरेक्टर के बेसिस पे कर सकते हैं, या उन्होंने हाइट के बेसिस पे कर दिया था हर्ब श्रब ट्रीज, ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो अगर 1 या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं केवल, तो उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। पर अगर मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स, जैसे उसकी सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, उसमें केमिकल्स कौन से हैं, ऐसे इंटरनल कैरेक्टर्स को भी अगर हम लेने लग जाएं तो वो नेचुरल हो गया, एंड डेफिनेटली दिस इज मोर एडवांस्ड। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही था। इतना समझ में आया? चलो पहले इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो साइनोबैक्टीरिया पहले किस में रखे गए थे? एल्गी यानी कि प्लांट्स में, बट अब उन्हें किस में रखा गया है? मोनेरा, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। सब एनसीईआरटी की लाइंस है एज इट इज। जो एनसीईआरटी की लाइन नहीं होगी वो मैं अलग से बता दूंगी, उसे नोट डाउन कर लेना। अब आर्टिफिशियल, नेचुरल, इसकी अभी हमने बात नहीं करी है। आर्टिफिशियल बाय लीनियस, समझना एरिस्टोटल का भी आर्टिफिशियल सिस्टम ही था, बट उन्होंने क्या किया था, जो कैरेक्टर्स लिए थे दिखाई देने वाले मॉर्फोलॉजिकल थे, पर ये बताओ वो वेजिटेटिव कैरेक्टर है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स है? वेजिटेटिव। उन्होंने कोई सेक्सुअल कैरेक्टर की बात नहीं की, तो उन्होंने बात की थी वेजिटेटिव कैरेक्टर की। फिर लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, उन्होंने भी 1-2 कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का, लेकिन वो कैरेक्टर जो लिया था बाहर से दिखाई देने वाला ही था, पर वो कैरेक्टर एक सेक्सुअल कैरेक्टर था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पेड़ों में स्टेमन का नंबर कितना है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। और स्टेमन अब हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी एंड्रोशियम की यूनिट है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने एंड्रोशियम को कंसिडरेशन में लिया था।
आया समझ में? यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम में हम वन और फ्यू कैरेक्टर्स लेंगे, नंबर वन, वो सारे मॉर्फोलॉजिकल होंगे, इंटरनल नहीं, और नंबर थ्री वो वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने सिर्फ वेजिटेटिव लिए थे, लीनियस ने वेजिटेटिव सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया था, हालांकि वो भी अब रिजेक्टेड है। अब क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं? चार अपने को रटे होने चाहिए। पहला तो उस पेड़ की हैबिट कैसी है, उसका हैबिट मतलब छोटा है, बड़ा है, कैसा है। दूसरा उसका कलर, और तीसरा पत्तियों का नंबर और पत्तियों का शेप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है। सो अर्लीस्ट सिस्टम कौन सा है? आर्टिफिशियल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसमें क्या लेते हैं? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ओनली, वो भी वन या फ्यू। नंबर थ्री, कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल? चार नाम बताओ। हैबिट, कलर, शेप एंड नंबर ऑफ लीव्स। और मेनली किस पर बेस्ड था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, बट साथ में क्या हो सकते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक एंड्रोशियम, जो लीनियस ने बताया था। इतना क्लियर हुआ? अब इसके ड्रॉबैक क्या है? एक तो ये ड्रॉबैक है कि पता पड़ा कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दूर दूर हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड फाइलम कॉर्डेटा के ज्यादा क्लोज है, पर एनाइमा इनीमा लेंगे तो एनालिडा ज्यादा क्लोज हो जाएगा, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दूर दूर हो गई। और दूसरा, दिस इज बेस्ड ऑन, और ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्लोजली रिलेटेड दूर दूर हो गई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। और दूसरा, इस सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट का असर सोचकर बताइए, सेक्सुअल कैरेक्टर पे ज्यादा पड़ना चाहिए या वेजिटेटिव पे? वेजिटेटिव पे, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर इनहेरिट होता है, तो हम चाहते हैं उसमें बहुत जल्दी चेंजेस नहीं हो। तो क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट का ज्यादा असर किस पे पड़ता है? वेजिटेटिव पे, तो हम दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ इनमें से स्लो चेंजेस किस में आएंगे? सेक्सुअल। ये बताओ इनमें से लेस कंजर्व्ड कैरेक्टर कौन सा है? जो वेजिटेटिव, जिसमें जल्दी चेंज होगा, वो कंजर्व कम होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इसके दो ड्रॉबैक्स थे। अब इसके इसी ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए फिर साइंटिस्ट ने और कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया, ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल, बल्कि इंटरनल कैरेक्टर्स को भी, और उससे मिला हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें चार कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल हमें आने चाहिए। आर्टिफिशियल में चार एक्सटर्नल कौन से पड़े हैं? फिर से बोलो। हैबिट, कलर, और पत्तियों का नंबर और शेप। पत्ती अलग अलग शेप की मिलती है और अलग अलग नंबर में हो सकती है। यहां पर जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए ट्रिक पढ़ सकते हो, यू आर माई पी, तुम मेरी मटर हो। किसी की फेवरेट मटर है तो वो अपने बिलवेड को बोलेगा कि तुम मेरे लिए मटर जैसे हो, यू आर माई पी। सो यू मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी टिश्यू, एनाटॉमी, सेल, उसकी बात कर रहे हैं। पी मतलब फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो मीन्स प्लांट्स और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, बायोकेमिकल्स कैसे हैं उसके। ई मतलब एम्ब्रियोलॉजी को भी कंसिडर किया गया, और ए मतलब उसकी एनाटॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मॉर्फोलॉजिकल तो है ही, साथ में आ गए इंटरनल कैरेक्टर्स भी, और इससे हम ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। ये बेस्ड है ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल जो एक दूसरे के साथ क्लोजनेस है यानी एफिनिटीज है। ये बताइए इनमें से सिंगल डायमेंशनल और टू डायमेंशनल किसको कहोगे? वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वन डायमेंशनल है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ये टू डायमेंशनल है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। इतना समझ में आया? अब हालांकि हम यहां नहीं लिख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन मैंने ईयर लॉन्ग में पढ़ा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड बेंथम एंड हुकर का है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो एरिस्टोटल और लीनियस ने आर्टिफिशियल दिया है, और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स का किया था उन्होंने, वो नेचुरल सिस्टम दिया था। एक्चुअली इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया था, यहाँ डिटेल्स नहीं बता रही हूं, उसमें इन्होंने जो भी कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई किया था, एक्सटर्नल इंटरनल, तो टेरिडोफाइट मतलब ऐसा दिया था उन्होंने, उनके हिसाब से वो यहां तक तो पहुंच गए थे, एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर आने चाहिए एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में मोर एडवांस मोनोकॉट या डाइकॉट? मोनोकॉट। तो कायदे से जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकॉट आना चाहिए था, फिर मोनोकॉट आना चाहिए था, पर इनके सिस्टम में ये गड़बड़ हो गई थी। इन्होंने डाइकॉट को ज्यादा एडवांस बता दिया था, मोनोकॉट को कम।
और इसलिए फिर साइंटिस्ट का दिमाग ठनका और उनको समझ में आया कि ये भी अपने को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, कौन किससे आया है। तब बना थर्ड सिस्टम विच इज फाइलोजेनेटिक, क्योंकि हम एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब ही होता है एवोल्यूशन, विकास की हिस्ट्री। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर किया इसकी तरह, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को इसकी तरह, और साथ में उनके बीच की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी टेकन इनटू अकाउंट किया गया। और इस तरह से अब एट प्रेजेंट क्वेश्चन आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। पहला कौन सा है? अर्लीस्ट आर्टिफिशियल और लेटेस्ट फाइलोजेनेटिक। दिस इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनसीईआरटी की लाइन है। और इसका ये मतलब है अब जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, स्पीशीज 7 बनाए थे ना, कीप फैमिली क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, वो किंगडम फाइलम जो भी बनाया है हमने, वो एक टेक्सॉन बताया था मैंने, हर को एक टेक्सा बोलते हैं। उस टेक्सा के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। सिंपल सी बात है, जितने मैमल्स हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होगा, जितनी बर्ड्स हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होगा, जितने रेप्टाइल्स हैं कॉमन एंसेस्टर होगा, जितने कॉर्डेट्स, पूरा अगर फाइलम के लेवल पे देखोगे तो कॉमन एंसेस्टर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा में रखे गए हैं उसका कॉमन एंसेस्टर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से ग्रुपिंग करी गई है। नाउ अगर कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है तो ये सिस्टम और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फॉसिल से तो हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि कौन किसके पहले आया होगा, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देख लेंगे किसका फॉसिल नीचे है किसका ऊपर है। लेकिन अगर वो नहीं है तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम फाइलोजेनी को इंक्लूड करें। एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो इक्लेयर्स ने दिया था। ये इक्लेयर वो चॉकलेट इक्लेयर नहीं है, इसकी स्पेलिंग है, इनकी स्पेलिंग है EICHLERS। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। इन्होंने क्या किया था यहां बताती हूं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू। इन्होंने सारे प्लांट्स को पहले 2, ये तो किंगडम है, 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोग्राम्स। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। क्रिप्टो का मतलब ही हिडन होता है, जैसे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म पढ़ा था, क्या था वो? अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस छुपे हुए हैं एब्डोमेन में, तो क्रिप्टो वर्ड का मतलब ही होता है छिपा हुआ। क्रिप्टोगैम्स का मतलब यहां पे छिपा हुआ सेक्स ऑर्गन है, यानी यहां पर एक्चुअली सीड नहीं बनती है। तो फ्लावर बनने का तो सवाल ही नहीं है, फ्रूट बनने का सवाल ही नहीं है, बेसिकली सीड लेस है, नॉन फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग तो होगी ही नहीं। और दूसरी तरफ फेनेरोग्राम्स जिनमें सीड बनेगी तो फ्लावर भी बनेगा। सो ये इन्हें बोलते हैं फेनेरोगैम्स, या इन्हें बोलते हैं सीड स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि स्पर्मेटो मीन सीड है, ये हो जाएंगे नॉन स्पर्मेटोफाइटा। फिर इन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये तीनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा हैं, तीनों में सीड्स नहीं बनेगी, तीनों में फ्लावर नहीं बनेगा। बट पहला है थैलोफाइटा, जिसमें थैलस लाइक बॉडी होगी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, रूट जैसा, लीफ जैसा, स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरा ब्रायोफाइट्स, इसमें भी अनडिफरेंशिएटेड है बट थोड़े थोड़े रूट जैसे, लीफ जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यहाँ प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड बॉडी हो गई है, प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स मिलेगा हमें टेरिडोफाइट्स में। जैसे इसमें लिवर वर्ड्स, मॉसेस वगैरह आते हैं, इसमें फर्न्स आते हैं, अपन पढ़ेंगे। थैलोफाइटा में क्या क्या आएगा? कल ही हमने पढ़ा है फंजाई, वो थैलोफाइट्स हैं, हालांकि अब वो प्लांट में नहीं रखते हैं, पहले रखे गए थे, तब का सिस्टम है ये। एल्गी हम पढ़ेंगे आज, थैलोफाइटा है। इसके बाद बैक्टीरिया, पहले प्लांट में ही डाले गए थे, तो उन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और इवन लाइकन्स, लाइकन्स भी वही फंजाई का ही थैलॉइड बॉडी है, उसके अंदर बीच बीच में एल्गी फंसे हुए हैं, तो ये सब थैलोफाइटा में आते हैं। इस चैप्टर में हम हालांकि इसमें से एल्गी पढ़ने वाले हैं, ये तीनों हम अलग पढ़ चुके हैं, सब थैलोफाइटा हैं। फिर यहां पर उन्होंने इनकी जो इसमें जितने भी आएंगे, अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो कैरेक्टर यहां आ चुका है वो तो यहां भी रहेगा। तो यहां पे अगर बॉडी डिफरेंशिएट हो चुकी है, ट्रू रूट लीफ स्टेम बन चुकी है, तो वो इन दोनों में भी रहेगी। अब इसको उन्होंने फिर डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। यहां पर फ्रूट बनेगा, यहां पर फ्रूट नहीं बनेगा, सीड्स दोनों में बनेंगी। और एंजियोस्पर्म्स को फिर डिवाइड किया मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। इसमें 1 कॉटिलिडन होगा, इसमें 2 कॉटिलिडन्स होंगे। इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, अगर आइडिया हो थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे, लीव्स ऐसी रहेंगी।
इसमें रेटिकुलेट वेनेशन, आम का पत्ता, नीम का पत्ता देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे जाल जैसा वेनेशन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वस्कुलर टिश्यू कहां से बनता है, वो टेरिडोफाइट से बनता है। तो टेरिडोफाइटा जो है इसे ट्रेकियोफाइटा भी कहते हैं, हालांकि ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा है। और इन दोनों को, नॉन स्पर्मेटोफाइटा तो है ही, साथ में क्या कह दोगे, नॉन ट्रेकियोफाइटा या ए ट्रेकियोफाइटा। ये बताओ इनमें वस्कुलर टिश्यू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि यहां कैरेक्टर आ चुका है। तो ये तीनों ट्रेकियोफाइटा है, पर स्पर्मेटोफाइटा सिर्फ ये दोनों है, ये तीनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने इन्हीं बातों को अलग से लिख दिया है। एहरलेक ने 2 करे थे, क्रिप्टोगैम्स यानी सीडलेस, और फ्लावर भी नहीं होगा, फ्रूट होने का सवाल ही नहीं उठता। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट हो रही है, पर ट्रू रूट लीव स्टेम नहीं बना है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। इनमें प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीव्स बन गए हैं, सीड नहीं बन रही है और वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। नाउ फेनेरोग्राम्स में सीड बनेगी, फ्लावर बनेगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें नेकेड सीड है, इसमें कवर्ड सीड है। और फिर एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया, मोनोकॉट, डाइकॉट, सिंगल कॉटिलेडन, डबल। इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। कभी भी गन्ना, गेहूं को निकाल के देखना, उसकी रूट्स पूरी ऐसी फैली हुई रहती हैं, जबकि आम की, नीम की, इसकी एक सिंगल टैप रूट सिस्टम रहता है। इसमें पैरेलल वेनेशन, इसमें रेटिकुलेट। ये तीन मेन कैरेक्टर्स आने चाहिए। नाउ ट्रेकियोफाइट्स कौन कौन से हो गए बिना बोर्ड पे देखे? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और स्पर्मेटोफाइटा कौन से हो गए? जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स। बहुत बढ़िया। एम्ब्रियोफाइटा कौन से हो गए? ब्रायोफाइट से। अपन ने पढ़ा था फंजाई में एम्ब्रियो नहीं बनता, आज बताऊंगी एल्गी में भी एम्ब्रियो नहीं बनेगा, उसमें भी जाइगोट में मियोसिस हो जाता है। तो ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो बनता है। अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे भी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ अब ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का हमने मतलब समझा था, क्या समझा था? वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कैटेगराइज करना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस, कार से पढ़ाया था, कैरोलस लीनियस, टैक्सी से याद करवाया था। अब ये कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ब्रांचेस है, इसको समझना। पहली ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी। इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन, लेकिन वो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सेल के अंदर भी किसमें? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का शेप, बिहेवियर, बस यही यहां लिखा है। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम बिहेवियर, और क्रोमोसोम सेल के अंदर है, तो इसे नाम दे दिया साइटोटैक्सोनॉमी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी की ऐसी रटी होनी चाहिए। क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, शेप नहीं, बिहेवियर, नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। अब क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इसे और क्या कहते हैं? कैरियोटैक्सोनॉमी। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ साइटोटैक्सोनॉमी लिखा है। दूसरा तरीका, उसके सेल के अंदर केमिकल्स कौन से हैं वो चेक कर लो, तो क्या बन गया? कीमोटैक्सोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब डीएनए, प्रोटीन, ये जो केमिकल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ तीसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूमेरिकल लिखा है, इसके और भी नाम है, मेरे साथ बोलिएगा, फिनेटिक्स, टैक्सीमेट्रिक्स, और ये दिया था एडेनसोनियन साइंटिस्ट ने। सो एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी, क्या नाम है? हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इसको समझना, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो न्यूमेरिकल मतलब यहां नंबर यानी मैथ्स, और मैथ्स यानी कंप्यूटर्स का यूज करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, जितने भी सपोज 50 प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल 50 ऑर्गेनिजम्स हैं या 50 प्लांट्स हैं, और हमें उसकी ग्रुपिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उनके जितने कैरेक्टर्स लिख सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जो कैरेक्टर्स लिख सकते हो, वो सब कॉपी पे लिस्ट बना लो पूरी। मान लो सबके हमने 50-50 कैरेक्टर्स लिख दिए, सबके कैरेक्टर लिख दिए, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या करो, उन कैरेक्टर के लिए कोडिंग डिसाइड कर लो। जैसे एम्ब्रियो बनता है तो ए कोड है, नहीं बनता है तो बी कोड है, लीफ ऐसी है तो सी कोड है, ऐसे कोडिंग्स बना लो। उसका सॉफ्टवेयर बना लो, सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर में फीड कर दो, और अब इस डेटा को उसमें फीड कर दो, तो कंप्यूटर खुद ही क्या करेगा, जो जिसमें ज्यादा कॉमन है उसको एक ग्रुप बना देगा, जिसमें दूसरे में मोर कॉमन है बट इससे अलग है उसको अलग ग्रुप बना देगा। ऐसे करके आपने डिवाइड कर दिया। तो क्या फायदा है, एक बार में हजारों कैरेक्टर स्टडी कर सकते हो, वरना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, और हजारों ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। बस यही सब एनसीईआरटी में लिखा है। पहला पॉइंट, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो,
नंबर 2, सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेबल जितने देख सकते हो कैरेक्टर्स को लिस्ट किया, उनकी नंबरिंग करी, उनको कोड दे दिया, इस डेटा को प्रोसेस करा, कंप्यूटर में चलाया, हर कैरेक्टर को हमने इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल को इक्वल दी थी, जो गलत था, लेकिन यहां पर हमने हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। वरना जब हम नेचुरल सिस्टम करते हैं तो कई बार मैनुअली जब करते हो तो हो सकता है हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस आप ना दे पाओ। दूसरा, हजारों हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड एट द सेम टाइम, एवरी वर्ड इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। अब यहां से शुरू होता है हमारा एक्चुअली एल्गी। आज की क्लास में हम एल्गी पढ़ेंगे, फिर आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। पहले कुछ सिंपल पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में हालांकि डायरेक्टली नहीं लिखे हैं। फंजाई की स्टडी को क्या कहा था? माइकोलॉजी। इसको क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कह देते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन थे? मिशेर। यहां पर फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी फ्रिश। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन थे? बटलर। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अयंगर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब एल्गी जो है बिना बोर्ड पे देखे बताइए, क्रिप्टोगैम्स या फेनेरोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स। नॉन स्पर्मेटोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा? ट्रेकियोफाइटा या ए ट्रेकियोफाइटा? एम्ब्रियोफाइटा या नॉन एम्ब्रियोफाइटा? चलो, सो क्रिप्टोगैम्स, ए ट्रेकियोफाइटा, और बॉडी कैसी होगी? थैलॉइड। तो थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं ये। अब एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं? तभी तो प्लांट्स में रख रहे हैं। तो क्लोरोफिल बियरिंग हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए सारे के सारे। ये रही एनसीईआरटी की लाइन। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक तो दो तरह से हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। बैक्टीरिया में पढ़ा था अपन ने, ये कैसे होंगे? सिर्फ फोटोसिंथेटिक। अब फंजाई कहाँ मिलते थे? लैंड पे या टेरेस पानी में? दोनों जगह, पर ज्यादा लैंड पे। यहां उल्टा है, ये भी दोनों जगह मिलते हैं पर मोस्टली एक्वाटिक। ये क्वेश्चन आता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, सब जगह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है, एक्सेप्ट ये क्रिप्टोगैम, नॉन ट्रेकियोफाइटा, ये फोटोसिंथेटिक, इन तीन के अलावा। नाउ ये बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलेंगे, जैसा हमने अभी बात की, पानी में भी मिलेंगे और लैंड पे भी मिलेंगे। ये देखो, पत्थर पे मिल रहे हैं, गीले पत्थर पे, सॉइल में, लकड़ी पे, ये सब लैंड पे होगा, इन सब जगह मिल रहे हैं। इसके अलावा या तो ये फ्री लिविंग होंगे या ये एसोसिएशन बनाएंगे। एक एसोसिएशन तो पढ़ चुके हैं, इसकी कल ही पढ़ी है। क्या पढ़ी है? लाइकन्स, फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होगी। और दूसरी, कई सारे एनिमल्स की बॉडी पे ये रहते हैं। एक भालू आता है, स्लॉथ बियर कहते हैं। उस भालू को देखोगे तो वो पूरे हरे रंग का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्लर पे जाके ग्रीन कलर के बाल रंगवा कर कलर करवा के आया है। उसकी बॉडी पे ग्रीन एल्गी चिपका रहता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का भालू दिखता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन एसोसिएशन विद फंगस एज लाइकन एंड ऑल्सो विद एनिमल्स। ये एग्जाम्पल रटा होना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है स्लॉथ बियर के साथ। आपको अभी तो सब समझ आता है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्लॉथ बियर के साथ कौन एसोसिएशन बनाता है? फंजाई, एल्गी, वहां पे सब उड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमेशा पॉइंट्स में लिख लो, उसको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके बना लीजिए। एक चैप्टर को एक पेज में कंप्राइज करो, एंड में बहुत काम आता है सारी इन्फॉर्मेशन की, नहीं तो मिक्सिंग हो जाती है। इसीलिए मैं आज सिर्फ एल्गी पढ़ाऊंगी, ताकि आज जाके एल्गी लर्न कर लो। और आपकी ड्यूटी है कि आज एल्गी लर्न करो और फंजाई को रिवाइज करो, और फटाफट जो रेगुलर पढ़ रहा है उसे 15 से 20 मिनट में मोनेरा को भी फटाफट से रिवाइज करना चाहिए, प्रोटेस्टा को रिवाइज करना चाहिए, ताकि कंपेयर करते जाओ और दिमाग में खिचड़ी नहीं पके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म्स और शेप्स की बात करते हैं, साइजेस की बात करते हैं। एल्गी में बहुत वाइड वैरायटी है। इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। रटना मेरे साथ में, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। कौन से? क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। अब इसकी एक खाने की कहानी में ट्विस्ट है जो बताऊंगी। तो यूनिसेल्युलर है तो आंख से दिखेंगे कि नहीं? नहीं दे तो माइक्रोस्कोपिक हो गए। कुछ कॉलोनीज बनाते हैं, मेरे साथ बोलिए वॉल्वोक्स। कौन सा? वॉल्वो। कुछ फिलामेंट्स बनाते हैं, बोलिए स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स। कौन से? स्पाइरो। और कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं 100 मीटर तक फैले हुए, जिन्हें कैल्प्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर से कॉलोनियल, फिलामेंटस और कैल्प, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने क्या करा है, उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में डाल दिया, बस। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। ये अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये एंड में बहुत काम आता है जब रिवाइज करना होता है। चलो एनीवेज, आप चाहो तो लिखो मत, आप एनसीईआरटी में ही 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स बना लो, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मैंने आपको बोला यूसी, अपन होता है ना यूसी, देखो
कल मैं यूएस फिल्म में अपना सीवी दिया, कल मैंने यूएस फिल्म इंडस्ट्री जो है यानी हॉलीवुड में अपना सीवी दिया। यूसी, यू मतलब यूनिसेल्युलर, से हमें दो याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। चुप नहीं बैठना, बोलना है। चलो, कल मैंने मतलब कैल्प्स कैसे है, मैसिव हो गए। यूएस मतलब क्या आ रहा है, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा कैसे हैं, फिलामेंटस हैं। और सीवी मतलब कॉलोनियल कौन सा है, वॉल्वॉक्स है। तो इस एक ट्रिक से आप सब याद रख सकते हो। अब एनसीईआरटी में क्या झोल किया है, क्योंकि ये दोनों यूनिसेल्युलर हैं और यूकैरियोट हैं, और हमने तो सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को किस में रखा है, प्रोटेस्टा में। तो अब क्या करा है उन्होंने, इनका इसका क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम तो उड़ा दिया इसी चैप्टर में जहां दिया था, हटा दिया। ठीक है, एक जगह से उसका नाम भी हटा दिया, अभी बताऊंगी कहां से। और जब ग्रीन एल्गी पढ़ाया है तो उसमें बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका, तो दो जगह से उड़ा दिया और एक जगह रखा हुआ है, पहला झोल। दूसरा, जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था, वहां जब मैंने प्रोटेस्टा पढ़ाया था, उसमें भी अपन ने लाइन लिखी थी कि प्रोटेस्टा जो है इसमें अब क्लेमाइडोमोनास को रख दिया है जो पहले एल्गी में रखा जाता था, यानी प्रोटेस्टा में कहीं ना कहीं अपन क्लेमाइडोमोनास का जिक्र भी कर चुके हैं। तो टेक्निकली तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कहाँ जाना चाहिए, प्रोटेस्टा में ही जाना चाहिए। तो अगर अब ऑप्शन आएगा तो आप प्रोटेस्टा ही लगाना, पर अगर प्रोटेस्टा नहीं दिया तो एल्गी इन प्लांट किंगडम करके आंसर आ जाएगा। मतलब मान लो वो पूछे क्लेमाइडोमोनास बिलोंग्स टू प्रोटेस्टा, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, तो प्रोटेस्टा लगाना। मान लो वो पूछे इट बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ऑल ऑफ दी अबव, तो ग्रीन एल्गी लगाना। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब चलिए, नाउ इस ट्रिक के बाद में ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको कैसे याद करना है वो भी मैं बताऊंगी। अभी कुछ मत देखो, बस इतना देखो कि कितने वाइड शेप्स एंड साइजेस हैं। ये देखो, एक सेल का क्लेमाइडोमोनास, ये कारा होता है। अब ये दोनों डायग्राम हटा दिए गए हैं, इसकी जगह पर एक नया यूलोथ्रिक्स का डायग्राम ऐड कर दिया है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। कारा का डायग्राम 12th क्लास के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में दिया है, तो आज ही घर जाके वहां पर देखना, 12th की एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है। किसी को याद है क्यों दिया है? सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, अभी बताऊंगी इस क्लास में भी। ये कॉलोनी बना रहा है वोल्वॉक्स, ठीक है। ये उसके बाद ब्राउन एल्गी है, हम पढ़ेंगे। अभी कुछ मत देखो, बस इतना देखो कितने तरह तरह के शेप्स हैं और साइजेस हैं, फॉर्म्स और साइजेस कितने तरह तरह के, बस ये हल्का सा दिखाना है आपकी आंख को। आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन, वही घिसा पिटा 3 तरह का रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव किससे होगा? फ्रैगमेंटेशन। फंजाई में भी क्या सिर्फ फंजाई में फ्रैगमेंटेशन मिल रहा था? फिर बाइनरी फिजन और बडिंग, पर वो सिर्फ किस में था? यीस्ट में। तो यहां किस में होगा? किससे होगा? फ्रैगमेंटेशन। अब वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा था? स्पोर्स के थ्रू हो रहा था। यहां भी किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू। देखो, ज्यादातर स्पोर्स जो इसमें बनते हैं वो मोटाइल हैं, तो जू स्पोर्स हो गए। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, जिसने पूरे साल पढ़ा है उसके लिए बता रही हूं, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं, जैसे ए प्लानोस्पोर्स, वहां भी पढ़े थे, ए काइनीट, वो सब भी बनता है। अपने को तो ये याद रखना है। ये बताओ, ये स्पोर्स माइटोसिस से बनेंगे कि मियोसिस से? माइटोसिस से। मियोसिस का सवाल ही नहीं उठता है, होना ही नहीं चाहिए क्रॉसिंग ओवर। तो एक्चुअली क्या होता है, एल्गी ज्यादातर, फंजाई कैसे थे ज्यादातर, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। अच्छा, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इनकी मेन थैलस लाइक बॉडी है फंजाई की तरह, ये भी हैप्लॉइड है। इसमें माइटोसिस होगा, उससे ये स्पोर भी हैप्लॉइड बन गया, स्पोर जर्मिनेट करेगा और फिर से नया एल्गी बन गया। ये सिंपल माइटोसिस के थ्रू माइटोस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, जनरली जू स्पोर्स कहते हैं, जर्मिनेशन पे न्यू ऑर्गेनिज्म को अराइज कर देंगे, या नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वही 2 गैमीट्स बनेंगे और उनका फ्यूजन होगा। अब गैमीट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। अब समझना, ये होते हैं ज्यादातर हैप्लॉइड, पर फर्टिलाइजेशन होना है तो गैमीट्स बनाने पड़ेंगे 2। गैमीट का फ्यूजन होगा तो 2n जाइगोट बनेगा। तो मुझे ये बताओ, इसके गैमीट कैसे बनाओगे, माइटोसिस से कि मियोसिस से? माइटोसिस से। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। 2 पेरेंट्स होंगे, n दोनों से n बन गए। अब मियोसिस हो जाएगा इसमें, बिल्कुल फंजाई की तरह। तो इसमें भी कौन सा मियोसिस मिलता है? जाइगोट।
वही जाइगोटिक मियोसिस से स्पोर बनेगा और फिर स्पोर से ये बन जाएगा, वही सेक्सुअल स्पोर बनेगा। किसी को याद है फंजाई में सेक्सुअल स्पोर के नाम कौन कौन से थे? बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर्स और जाइगोस्पोर। सही बोल रही है क्या वो? कि ऊस्पोर था? क्या था? चलो ठीक है। अब यहां पे जाइगोटिक मियोसिस होगा तो क्या एम्ब्रियो बना? नहीं। तो ये भी फंजाई की तरह थैलोफाइटा है, फंजाई की तरह नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, फंजाई की तरह हैप्लॉइड है, फंजाई की तरह जाइगोटिक मियोसिस होता है, फंजाई की तरह गैमीट्स माइटोसिस से बनेंगे। सब कथा कहानी सेम है। हाँ, इनमें वो डाइकैरियन स्टेज नहीं आती है। वो कौन से फंजाई में आती थी? एस्को और बेसिडियो। और लॉन्ग लिव्ड किसमें थी? बहुत बढ़िया, चलो वेल डन। अब गैमीट्स बन रहे हैं। अब गैमीट्स कैसे हो सकते हैं? देखो गैमीट्स तीन तरह के होंगे, या तो आइसोगैमस दिखने में बिल्कुल सेम, या एनाइसोगैमस मतलब दिखने में अलग अलग, या ऊगैमस। अब समझना, आइसोगैमस में क्या होगा? दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल। इसका मतलब यह है, मोटाइल मतलब दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल दोनों में फ्लैजिला होगा, दोनों मोटाइल है और बिल्कुल सेम है। मतलब अगर एक ऐसा है तो दूसरा भी बिल्कुल ऐसा होगा। तो क्या मेल फीमेल पहचान सकते हो? नहीं, ये आइसोगैमीट्स है मोटाइल। ऐसे ही अगर नॉन मोटाइल आइसोगैमीट्स बने और बिल्कुल सेम है तो भी आइसोगैमीट्स हैं, पर क्या कहलाएंगे? नॉन मोटाइल। इतना समझ में आया? अब एन आइसो का मतलब एक बड़ा और एक दूसरा अलग, ठीक है। पर ये तो ऊगैमस में भी होता है। ऊगैमस में भी तो डिफरेंट होता है। हमारे में ऊगैमस है, फीमेल एग बड़ा होता है, स्पर्म्स छोटे होते हैं। अब समझना, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, दोनों मोटाइल होंगे, या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमेशा एक बड़ा फीमेल वाला ही बड़ा होगा और वो नॉन मोटाइल होगा हमारे एग की तरह, और मेल वाला हमेशा छोटा होगा और मोटाइल होगा, फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए इनका नामकरण अलग अलग है। इसमें हो सकता है मेल बड़ा हो फीमेल छोटा हो, या फीमेल बड़ा हो मेल छोटा हो, लेकिन या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। इतना समझ आया? फ्लैजिला इसका भी यूकैरियोटिक है, वही 9+2 घिसा पिटा सब कहानी सेम होगी। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, जहां पर एन आइसोगैमस कंडीशन की बात की है और मोटाइल गैमीट्स की बात की है, ये डायग्राम ना हमेशा रटा रहता है क्लेमाइडोमोनास का। पहले यहां क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल था मोटाइल आइसोगैमीट्स में, अब उसे हटा दिया क्योंकि वो किस में मान रहे हैं इसको? प्रोटेस्टा में, और उसकी जगह यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल चेंज करा है। तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब नॉन मोटाइल बट आइसोगैमस, इसमें स्पाइरोगायरा फिक्स है। अब ये ट्रिक से रट लेंगे अपन, ये फिक्स है, ये पहले जैसा ही है। अब एन आइसोगैमस में भी पहले सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास ही लिखा था। ज्यादातर ऐसी होती थी, कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन अब यहां भी चेंज करके यूडोरिना, एक और ग्रीन एल्गे का नाम ऐड कर दिया है। यहां यूलोथ्रिक्स, यहां यूडोरिना, तो ये चेंज है, तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ऊगैमस में कॉलोनी बनाने वाला जो था वॉल्वोक्स और साथ में फ्यूकस, ये दोनों डायरेक्ट पहले जैसा ही लिखा हुआ है। अब मुझे ये सोचकर बताइएगा कि अगर ये हैप्लॉइड है पेरेंट, तो इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि पूरी बॉडी हैप्लॉइड है तो वो भी हैप्लॉइड होगा। उससे गैमीट भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। एक्चुअली जनरली क्या होता है, इनका कोई भी एक सेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है। मतलब इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्यूलर हैं और नॉन जैकेटेड हैं, कोई कवरिंग नहीं है उसके अराउंड, और यूनिसेल्यूलर है। भाई बॉडी तो मल्टी सेल्यूलर है ना, सारे हैप्लॉइड है पर खूब सारे सेल हैं, उन्हीं में से एक सेल मेल ऑर्गन एक फीमेल ऑर्गन की तरह काम करता है। तो सेक्स सेल्स, सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं इनके? यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड। और यहां एक्सेप्शन है कारा का, क्योंकि कारा के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 12th रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में इसकी डिटेल भी हमने पढ़ी थी, रैपिड रिवीजन में भी बताया था। अब ये आप देख सकते हो, ये जैसे आइसोगैमस है, ये एनाइसो है, इसे ऊ नहीं बोल सकते। ऊ में तो हमेशा फीमेल वाला ही बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, मेल वाला हमेशा छोटा होगा, मोटाइल होगा, ये फिक्स है। नाउ इसकी सिंपल सी ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक ये है कि जब कोई चीज फट जाती है तो हम उसे क्या क्या चीज से सिल सकते हैं? तो सुई धागे से, या उसमें फेविकॉल लगा दो। तो सुई और फेविकॉल,
इनसे हम किसी भी चीज को चिपका सकते हैं। तो सुई मतलब SUI, यानी स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हैं आइसोगैमस। ट्रिक में यही लिख लेना, स्पायरोगायरा आइसोगैमस है लेकिन नॉन मोटाइल, और यूलोथ्रिक्स मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड। मोटाइल फ्लैजिलेटेड एक ही बात होती है। और का मतलब एन आइसोगैमस है यूडोरिना, यहां पहले क्लमाइडोमोनास दिया हुआ था, यहां भी पहले क्लमाइडोमोनास दिया हुआ था। और फेविकॉल ऐसा लिखा है FV यानी फ्यूकस, और वॉल्वॉक्स ये होते हैं O यानी oogamous। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हमने जनरल बातें पढ़ी, जनरल रिप्रोडक्शन की बात करी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्चुअल 3 क्लासेस, बट उसके पहले मैं इसको टाइम दे दूंगी। तो अब हमें 3 क्लासेस पढ़नी है। आप सब जानते हो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। अपन हमेशा एक सीरियल ऑर्डर में पढ़ेंगे, ग्रीन, ब्राउन और रेड। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ग्रीन एल्गी को क्या बोल सकते हैं? क्लोरोफाइसी, ब्राउन को फियोफाइसी और रेड को रोडोफाइसी, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां का था? फुटबॉल प्लेयर है फेमस, पोर्चुगल का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल का था, तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। इतना समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल्स, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं और जिसका डायग्राम बना हुआ है, पर हम एक ट्रिक से पहले और एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगीज का था, एक तरफ ये लिख दिया। अब पहली ट्रिक, क्रिस्टियानो में क्या लिखना है कि यूएस के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत साफ है। सो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लमाइडोमोनास यहां दिया है एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स में, वॉल्वॉक्स और कारा। इसमें क्या पढ़ा है अभी अभी यूलोथ्रिक्स में? नहीं, यूलोथ्रिक्स में जो चेंज है आइसोगैमस मोटाइल, इसमें नॉन मोटाइल आइसोगैमस, यही लिख लेना। इसमें मोटाइल आइसोगैमस हालांकि हटा दिया है और यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा है। वॉल्वॉक्स कोलोनियल पढ़ा है और oogamous पढ़ा है, और इन दोनों को फिलामेंटस भी पढ़ा है, राइट। और कारा को मल्टी सेल्युलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स में पढ़ा है। अब तो यूएस कॉलेजेस बहुत साफ हैं, और आपको भी याद होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अपना सीवी देने यूएस में गई थी। तो मैं वहां गई, मैंने वहां के कॉलेजेस देखे, इतने साफ हैं। तो मैंने अब क्या करा, आजकल जो सब करते हैं, जहां जाते हैं वहां सेल्फी ली। तो एक नहीं 2-2 सेल्फीज ली। तो मैंने क्या किया, 2 सेल्फीज ली। ये देखो 2 मतलब डिक्टियोटा, सरगासम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और फ्यूकस, ये रही 2 सेल्फी। ये है पोर्चुगल यानी फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये 3 एनसीईआरटी में दिए हैं और इनका डायग्राम भी दिया हुआ है, पर सारे इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? चलो, अब अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अमेरिका यूएस गई, अपना सीवी भी दिया था, कॉलेज बहुत क्लीन थे, 2 सेल्फी ली, पर ऐसा नहीं सेल्फी वेल्फी लेके वापस आ गई। मैंने वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, और एक बार नहीं 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो 2 सेल्फी ली और 2 बार पीजी किया, तो P2G2। ये है रेड एल्गी, पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, अंडरलाइन किया है, एनसीईआरटी में डायग्राम और नाम दिया है। और ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, नाम याद आ रहे हैं? अगर मिलता है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बायोटेक में पढ़ा था, राइट। रेड एल्गी बताया था। चलिए, अब हम आते हैं इनके डायग्राम्स पर। ये तीनों ऊपर जो बने हैं, ग्रीन एल्गी सेम उसी ऑर्डर में पढ़ाया है, ब्राउन एल्गी और फिर रेड एल्गी। अब इस डायग्राम में चेंज कर दिया है। ये तो सब कुछ सेम रखा है, इन 2 को हटाकर इसकी जगह पर यूलोथ्रिक्स, ये पुराना डायग्राम है, अब ये ऐसे 2 ही हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है अगर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर सबके पास वैसे मुझे नई वाली दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रीन एल्गी में ये दोनों हटा दिए गए हैं जो मैंने आपको बताया। ये कुछ ब्राउन एल्गी हैं और ये रेड एल्गी हैं। इनके नाम याद करने का तरीका बता रही हूं। पहले देखो, सबसे पहले वॉल्वॉक्स को देखते हैं अपन। ग्रीन एल्गी में वॉल्वॉक्स मतलब किससे शुरू हो रहा है? वी से। ये देखो वी बन रहा है कॉलोनी में, वी ऐसे बना लो, ऐसे वी बना लो, ऐसे वी बना लो, वी बन रहा है। तो ये डायग्राम देख के ही पहचान सकते हो वॉल्वॉक्स का है। और कॉलोनियल है, ये देखो पेरेंट कॉलोनी है और इसके अंदर ये छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज है, ठीक है। अब यूलोथ्रिक्स का डायग्राम पहचानने का तरीका, यूलोथ्रिक्स किससे शुरू हो रहा है? 1 मिनट, ये रहा, ये यू बन गया,
तो ये डायग्राम हो गया यूलोथ्रिक्स का। कंफ्यूज मत होना, स्पायरोगायरा का दिया ही नहीं है, ये यूलोथ्रिक्स है, यू बन रहा है, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी के डायग्राम याद करने का तरीका आपको बताती हूं। इस डायग्राम को देखो, ये कैसा है, पहले के जमाने में ऐसी लालटेन आती थी, ये देखो लैंप जैसा है तो लैमिनेरिया हो गया याद। अब कांटा जो होता है शंकर जी का त्रिशूल या कांटा फोर्क, वो ऐसा होता है, ये देखो एफ से फोर्क, एफ से फ्यूकस, ये हो गया फ्यूकस। कभी नहीं भूलोगे आप ये डायग्राम्स। और बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं एफ डी, तो ये हो गया अगला फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो फ्यूकस डिक्टियोटा ये थोड़ा ब्रांच्ड है, ये तो फिर हाईली ब्रांच्ड हो गया। याद हुआ डायग्राम, अच्छे से आना चाहिए, सीधे सीधे डायग्राम दे देते हैं। लेबलिंग अभी बात करेंगे और उनकी क्लास पूछ लेते हैं, ग्रीन एल्गी कौन सा एल्गी है, तो सीरियल ऑर्डर में ही हमेशा याद करना है। अब रेड एल्गी के याद करवाती हूं। हीमोग्लोबिन पढ़ा है, हीमोग्लोबिन में 4 क्या मिलती हैं, पोरफायरिन रिंग, हाँ 4 हीम और चारों में पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, रिंग ये देखो रिंग जैसा है, ये हो गया पोरफायरा, पोरफायरिन से पोरफायरा, ठीक है। और ये देखो कितनी सारी ब्रांचिंग है, और बहुत सारी को क्या बोलते हैं, पॉली, तो ये है पॉलीसाइफोनिया। याद कैसे रख सकते हो, और एक और तरीका, पुलिस, पुलिस के बहुत जगह स्टेशन है, तो पुलिस और स्टेशन यानी पॉलीसाइफोनिया, कैसे भी याद रखो, ये पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है, आना चाहिए। इस डायग्राम में और वो डिक्टियोटा में कंफ्यूज मत होना, ये तो इसके जैसा है, तभी तो फिक्स डिपॉजिट पढ़ाया है, ये इसके जैसा है, देखो मोटा मोटा सा है, ये दुबला पतला है। तो डायग्राम्स पहचानने आने चाहिए विथ लेबलिंग, विथ नेमिंग। लेबलिंग की बात हालांकि अभी हमने नहीं करी है, ये देखो ये कुछ लेबलिंग्स हैं, ये मैंने अभी नहीं बताई है, ये फ्रॉन व्रॉन जो भी कुछ लिखा है वो बात अभी नहीं करी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों क्लासेस को 1 बाय 1, हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। हालांकि जो स्लाइड बनाई है वो मैंने 1 बाय 1 बनाई है, जैसा कि मैंने फंजाई में भी कहा था, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कितनों ने बनाया है वो टेबल, अच्छी बात है। तो आज घर जाके ऐसे ही तीनों एल्गी का टेबल भी खुद से बना लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लोरोफाइसी से, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो लिखी है उस पर बाद में आएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फॉर्म की। हमने क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास दोनों यूनिसेलुलर पढ़े, और वो ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी ये यूनि भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, और ये मोस्टली मल्टी ही होंगे, ठीक है। अब हैबिटेट की बात करते हैं, सारे ही लार्जली एक्वाटिक हैं, लेकिन ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मोस्टली, और ये मोस्टली मेरीन में मिलते हैं, मोस्टली। हालांकि इसके कुछ मेरीन होंगे, इसके कुछ फ्रेश वाटर होंगे, पर मोस्टली, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर ये पूछते हैं। अब हैबिटेट की ही बात कर रहे हैं तो लगे हाथों ये देख लेते हैं कि सुपरफिशियल लेयर्स में कौन से मिलेंगे और डीप में कौन से मिलेंगे। डीप में कौन से मिलेंगे, अपन ने पढ़ा है गाइडिकोफ फिनोमेना किस में मिलेगा, रेड में मिलेगा। ये अपना पिगमेंट चेंज कर सकते हैं, ब्लू वाली लाइट को ट्रैप करेंगे, रेड को रिफ्लेक्ट करेंगे, तभी रेड एल्गी हैं, और फोटोसिंथेसिस नीचे भी कर सकते हैं। तो डीप में कौन से मिलेंगे, रेड, और सुपरफिशियल में ग्रीन और ब्राउन। ऐसा नहीं होता है, ये दोनों सुपरफिशियल में मिलते हैं, और ये दोनों जगह, सुपरफिशियल में तो मिलेगा ही, डीप में भी मिल सकता है। तो ये दोनों सुपरफिशियल, और ये सुपरफिशियल एंड डीप बोथ, और डीप वाला पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब न्यूट्रिशन बताओ, ऑटोट्रॉफिक की हेट्रोट्रॉफिक, सारे तीनों ऑटोट्रॉफिक, तीनों फोटोसिंथेटिक। अब जब यहां तक बात कर ली तो अब पिगमेंट की बात आ जाएगी। चलो कौन सा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल होता है, ए, तो ए ये तो सब में होगा। अब देखो याद करने का तरीका, बी सी डी इसी ऑर्डर में, ठीक है, ए बी सी डी। अब ये तो ग्रीन है तो बस क्लोरोफिल्स ही होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये ब्राउन है तो ज़ैंथोफिल यानी फ्यूकोसैंथीन होगा, और ये रेड है यानी फाइकोएरिथ्रिन होगा, पर थोड़ा बहुत फाइकोसाइनिन भी होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, फाइकोबिलिन्स। पर ज्यादा क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन, उसमें से भी आर फाइकोएरिथ्रिन, ये पर्टिकुलरली होगा। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेड्स किसके मिलते हैं। सपोज करो मैंने आपको 3 आइटम रखे आपके सामने, एक हरे रंग का, एक लाल रंग का और एक ब्राउन रंग का, तो ज्यादा चांस किसके हैं कि शेड्स की बात अपन कर पाए। ब्राउन, लाल तो लाल है मोर और लेस, ग्रीन है मोर और लेस, लाइट डार्क ग्रीन हो सकता है, पर ब्राउन में तो कितने सारे शेड्स आते हैं, तो इसके बहुत सारे कलर्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन।
जो ज़ैंथोफिल इसमें मिलता है, ये क्वेश्चन आता है। इतना समझ आ गया। अब अगर इनमें क्लोरोफिल मिल रहा है तो क्या इनमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? जरूरी है? जरूरी है क्या? हाँ मिलता है, यूकैरियोटिक है ना ये। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल था पर वो मोनेरा था तो वहां नहीं था। ये तो यहां तो मिलेंगे, प्लास्टिड्स मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, तो तीनों में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। ये बताओ ग्रैनल या ए ग्रैनल? पढ़ा चुकी हूं जब सेल बताया था। ए ग्रैनल, इनमें थाइलाकॉइड्स तो होंगे क्लोरोप्लास्ट में पर वो गठरी ग्रैना नहीं बनाएंगे, तो तीनों में क्या मिल जाएगा? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। इतना आ गया। अब खाना बना रहे हैं तो खाना स्टोर भी करेंगे, यानी नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? रिजर्व फूड या स्टोरेज फूड। ठीक है। अब ये करता है स्टार्च, अभी समझाती हूं, और ये करता है फ्लोरिडियन स्टार्च, आखिरी वाला। तो इधर लिखा स्टार्च, इधर लिखा फ्लोरिडियन स्टार्च, और इधर लिखा मॉल। वो मॉल नहीं जिसमें हम घूमने जाते हैं, MOL मॉल, यानी मैनिटॉल, ऑयल और लैमिनारिन। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो दिए हैं। यहां भी ऑयल होता है, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ स्टार्च दिया है। तो स्टार्च एंड ऑयल, मॉल और फ्लोरिडियन स्टार्च। यूग्लिना में कौन सा था? पैरामाइलम स्टार्च, ये फ्लोरिडियन स्टार्च है, तो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये स्टार्च की तरह नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ये हाईली ब्रांच्ड है। और मैंने आपको बताया था स्टार्च और ग्लाइकोजन में से ज्यादा ब्रांच्ड क्या पढ़ा था अपन ने? नहीं, दोनों ब्रांच थे, हाँ दोनों थे, बट मोर हाईली ब्रांच मैंने बताया था ग्लाइकोजन होता है। सेल्यूलोज तो अनब्रांच पड़ा था, स्टार्च और ये दोनों ब्रांच पड़े थे, पर ग्लाइकोजन मोर ब्रांच्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन से मिलता है एक तो, और दूसरा स्टार्च में दो कंपोनेंट्स थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ज्यादा ब्रांच कौन सा होता है? अमाइलोपेक्टिन, तो उसके जैसा मिलता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है विच इज नॉट लाइक स्टार्च, इट रिजेंबल्स अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, मतलब हाईली ब्रांच्ड है। इतना समझ में आया? अब ये बताइए कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा एल्गी है जिसमें प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा है, हायर प्लांट्स की तरह? ए और बी, तो ये मोर क्लोज टू प्लांट्स हैं। इवन आप स्टार्च स्टोरेज मटेरियल देखो, हायर प्लांट्स क्या करते हैं? नॉर्मल स्टार्च। तो इन दो कैरेक्टर से हम क्या कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड कौन से हैं? ग्रीन एल्गी। यानी कहीं ना कहीं ग्रीन एल्गी के बाद ही ब्रायोफाइट्स आ गए होंगे, और ये लीस्ट एडवांस्ड है, आखिरी में लिखा है। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बने होंगे प्रोकैरियोट्स, फिर रेड एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर ग्रीन एल्गी, और फिर ब्रायोफाइट्स शुरू हो गए होंगे। चलो इतने डिफरेंसेस समझ में आए। अब खाना स्टोर हो रहा है तो सवाल उठता है कहां हो रहा है? जैसे हमारे में कहां होता है खाना स्टोर? नहीं, हमारे में, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन बोल गई। प्लांट्स में कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही तो होता है। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में तो स्टोर होता है। अब समझना, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट में स्टोर नहीं होता है, मतलब उसके मैट्रिक्स में स्टोर होता है। पर यहां क्या होता है? यहां अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर स्पेशल बॉडी बनती है, उसे बोलते हैं पायरेनॉइड्स। और पायरेनॉइड कैसा होता है समझाती हूं, फिर एनसीईआरटी की लाइन बताऊंगी। एक प्रोटीन होता है बीच में, और ये जो स्टार्च बना रहा है ना, ये स्टार्च है, ये एक पायरेनॉइड हो गया। इतना समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता, बाहर बनता क्लोरोप्लास्ट में, फिर बाहर सेल में साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें स्टोर होता है। मुझे ये बताओ ये प्रोटीन कहां से बीच में आ गया? स्टार्च तो बना रहा है ये। एनसीईआरटी की लाइन है, फूड इज स्टोर्ड in pyrenoids located inside chloroplast. Pyrenoid contain protein in addition to starch. ये तो बता दिया, प्रोटीन इन एडिशन टू स्टार्च। पर ये प्रोटीन कहां से आ गया? एक्चुअली एंजाइम है, स्टार्च सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यही तो स्टार्च बनाता जाता है सनलाइट को ट्रैप करके। सो दिस इज एक्चुअली एंजाइम। आप भूल जाओगे तो चलेगा, आपको तो रटा होना चाहिए कि ग्रीन एल्गी में पायरेनॉइड मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, उसमें स्टार्च स्टोर होता है, बीच में उसके प्रोटीन होता है, चारों तरफ स्टार्च बनके इकट्ठा होता है, यानी पायरेनॉइड इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस स्टार्च। इतना समझ में आ गया? चलो पहले इतने पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे सेल वॉल के बारे में और फ्लैजिला और कहानी। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रीन एल्गी। समझ आ गया मोस्ट एडवांस्ड क्यों? जल्दी से दो बातें बताओ। क्लोरोफिल ए और बी हायर प्लांट्स की तरह और
स्टोर्ड फूड स्टार्च है। चलो प्लांट बॉडी कैसी होगी, यूनिसेल्युलर, एग्जाम्पल दो फटाफट से। क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, सारे ग्रीन एल्गी हैं। चलो यूजुअली कैसा होगा, ग्रीन, वो भी कैसा, प्रॉपर घास वाला ग्रीन, यानी हायर प्लांट्स की तरह ग्रीन। कौन से पिगमेंट्स मिलेंगे, ए एंड बी। चलो पिगमेंट्स कहां मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। कैसा क्लोरोप्लास्ट है, ए ग्रैनल। अब क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप होता है, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा, पायरेनॉइड, वो क्या है, स्टोरेज बॉडी, उसमें क्या क्या है, प्रोटीन प्लस स्टार्च। और कुछ में किस फॉर्म में मिलता है, ऑयल, यानी स्टोरेज फूड क्या हो गया, स्टार्च प्लस ऑयल, पर एक चॉइस आएगी तो स्टार्च। बहुत बढ़िया, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग शेप्स का मिलता है, जैसे एक तो क्लमाइडोमोनास का रटा होना चाहिए। क्लमाइडोमोनास का डायग्राम में ऐसे बनाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस नहीं है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है। इधर फिर न्यूक्लियस होता है और इसमें एक ही पायरेनॉइड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का और उसमें एक ही पायरेनॉइड बनता है। जबकि अगर आप स्पाइरोगायरा देखोगे, ऐसा फिलामेंटस है, इसमें ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है, रिबन या स्पाइरल शेप का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ हमें आना चाहिए, जैसे कारा में डिस्कॉइड, क्लमाइडोमोनास में कप शेप्ड और एस से स्पाइरोगायरा में स्पाइरल या रिबन शेप। इसके अलावा एक ऊडोगोनियम नाम का होता है, उसमें जाल जैसा क्लोरोप्लास्ट है, भूल जाओगे तो चलेगा, पर ये शेप्स आने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, जैसे मैंने पॉइंट्स में बना दिया। क्लोरोप्लास्ट कैसा कैसा हो सकता है, डिस्क जैसा, प्लेट जैसा, रेटिकुलेट जाल जैसा, कप जैसा, स्पाइरल जैसा। एक मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, गर्डल शेप, ये मिलता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, जैसे ये फिलामेंट है यूलोथ्रिक्स का, मान लो ऐसा, यूं पूरा गर्डल करा हुआ उसको, जैसे वो सी शेप्ड रिंग्स थी ना, वैसा कुछ, तो गर्डल शेप मिलता है यूलोथ्रिक्स में। चलिए इन्हीं पॉइंट्स को पहले अपन फटाफट से, मैं इसको हटा रही हूं, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। हमने ट्रिक पढ़ी थी कि यूएस कॉलेजेस आर वेरी क्लीन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब इतने ही पॉइंट्स पहले ब्राउन और रेड एल्गी में देख लेते हैं, नहीं तो अपन भूल जाएंगे। सो ब्राउन एल्गी मेनली बताया था मेरीन, बहुत सारे शेप एंड साइजेस हैं। क्या इसमें यूनिसेल्युलर फॉर्म था, नहीं। क्या कॉलोनीज बनती है, नहीं। क्या फिलामेंट होता है, बनता है लेकिन अनब्रांच नहीं बनता, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ये लिखी है, एनसीईआरटी की लाइन है, ओनली एंड ओनली ब्रांच्ड फिलामेंट्स बनते हैं, टू हाईली ब्रांच्ड, जैसे केल्प इसी में आते हैं, जो मैसिव पढ़े थे ना, बहुत सारे 100 मीटर्स तक, इवन इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है 100 मीटर तक के। अब क्लोरोफिल, कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे फटाफट बोलो, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में पर्टिकुलरली फ्यूकोजैंथीन, और उस बेसिस पे ही अलग अलग शेड्स के होंगे, ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। स्टोर्ड फूड कैसा होगा, मॉल, मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड ऑयल। एनसीईआरटी में हालांकि ऑयल नहीं दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाती हूं मैं। इसकी ट्रिक अपन ने पढ़ी थी, 2 सेल्फीज ली, सो 2 और ये रहा सेल्फी। ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूं कैसे याद करना है। अब रेड एल्गी, कौन कौन से पिगमेंट्स मिलेंगे, ए, डी और फाइकोबिलिन, जिसमें मोस्टली फाइकोएरिथ्रिन, और वो भी कौन सा, आर फाइकोएरिथ्रिन। इसको हटा देते हैं। मोस्टली मेरीन, वार्मर एरियाज में भी मिलते हैं, ये एक पॉइंट याद रखना। और ये ऊपर भी मिलेंगे जहां खूब अच्छी लाइट है, और नीचे डीप में भी मिलेंगे, क्योंकि ये अपन पढ़ा है गाइडुको फिनोमिनन इनमें मिलता है। नाउ ये कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम ये भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। फूड कैसा है, फ्लोरिडियन स्टार्च, किसके जैसा है ये, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। अब इसके बाद अब मैं वापस आती हूं और पॉइंट्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी सेल वॉल की, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलिए ये हटा देती हूं मैं। नाउ सेल वॉल जो है, ये बताओ, अभी मैंने क्या बताया था, कौन सा है जो हायर प्लांट्स के क्लोजेस्ट है, ग्रीन एल्गी। और हायर प्लांट्स की सेल वॉल में क्या क्या होता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन, मेन 2 याद आते हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन। तो ग्रीन एल्गे की सेल वॉल में भी क्या मिलेगा, सेल्यूलोज और पेक्टिन। क्लियर हो गया। अब ब्राउन और रेड देखो, सब में, इसमें ये इनर लेयर सेल्यूलोज की है, आउटर पेक्टोज या पेक्टिन, एक ही बात है।
इसमें भी इनर लेयर सेल्यूलोज है, इसमें भी इनर लेयर सेल्यूलोज है, बट इनमें जो आउटर लेयर है वो एक ऐसे पदार्थ की है जो चिपचिपा है, जो वाटर को होल्ड कर सकता है। क्या मैं उसे हाइड्रोकोलॉइड बोल सकती हूँ? और वो एल्गी में मिल रहा है तो क्या मैं उसे फाइकोकोलॉइड कह सकती हूँ? तो ये बनी है फाइको हाइड्रोकोलॉइड बोलो या फाइकोकोलॉइड। और फाइकोकोलॉइड का मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। वाटर होल्ड करेगा तो क्या करेगा? एल्गी को ड्राइनेस से बचाएगा। ये पूछते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइकोकोलॉइड है इनमें एक डिफरेंस है। ये वाला सल्फोनेटेड होता है, सॉरी नॉन सल्फोनेटेड, मतलब सल्फर नहीं होती इसमें, और ये सल्फोनेटेड होता है। आपको याद है जब अगर पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था नॉन नाइट्रोजिनस सल्फेटेड डेरिवेटिव ऑफ गैलेक्टोज। तो ये सल्फेटेड है और ये नॉन सल्फेनेट, इसमें सल्फर नहीं होती है। ये एक डिफरेंस है, हालांकि एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। अब ये बड़े काम के हैं, क्यों? क्योंकि वाटर होल्ड कर सकता है। इससे जैसे हमें अगर मिलती है, किस किस से मिलती है? ग्रासिलेरिया और जेलेडियम, दो रेड एल्गी हैं, इसीलिए इन्हें एगैरोफाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर देते हैं। और अगर किसके काम आती है? एक तो मैंने बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, दूसरा जब भी हमें कल्चर करना है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का लैब में तो अगर में करते हैं कल्चर, और तीसरा आइसक्रीम जैम्स एंड जेलीज बनाना है तो उसमें जो एक स्मूथनिंग एजेंट है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर लेगा। जैसे कॉफी अगर किसी ने बनाई हो, कॉफी डालो, चीनी डालो, थोड़ा सा पानी डालो और ऐसे फेंटो तो वो एकदम जो स्मूथनेस आ जाती है, वैसा कुछ ये कर देगा। तो आइसक्रीम जैम्स एंड जेलीज में अगर यूज होता है। इसके अलावा एक और मिलता है जिसे कैरागीन बोलते हैं, हालांकि ये है एनसीईआरटी में मेंशन, मैं बताऊंगी कौन से वाले रेड एल्गी से मिलता है कैरागीन। इसका क्या काम होता है आप देखना, कभी घर में अगर अपन दूध में मिल्क पाउडर डालोगे तो बहुत घोलोगे तो भी कुछ कुछ क्रिस्टल्स रह जाएंगे, लेकिन बाजार से जो अपन चॉकलेट मिल्क लाते हैं, जो टेट्रा पैक्स लेते हैं, वो एकदम स्मूथ होता है, उसमें ये कैरागीन ही ऐड कर देते हैं। सब इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं ये। इतना समझ में आया? चलो इस पॉइंट को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर सेल्यूलोज ग्रीन एल्गी, आउटर पेक्टोज या पेक्टिन हायर प्लांट्स की तरह। अब हम आते हैं रेड एल्गी पे। ये रहा ब्राउन एल्गी। कहाँ गया ब्राउन एल्गी? अरे ब्राउन एल्गी की सेल वॉल कहाँ गई? ये रही। सेल्यूलोसिक वॉल अंदर है और बाहर की तरफ जिलेटिनस कोटिंग। क्या है ये? हाइड्रोकोलॉइड। इसके हाइड्रोकोलॉइड को एल्जिन कहते हैं। जैसे यहां पर अगर और कैरागीन है, यहां पर एल्जिन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए प्लास्टिड्स है, न्यूक्लियस, ये सब तो पढ़ लिया अपन ने। अब मैं आपको रेड एल्गी का दिखाती हूं। ये रहा रेड एल्गी का सेल वॉल। नहीं लिखा क्या? नहीं, आई डोंट नो कैसे मिस हुआ ये। यहां पे है, स्टेबल में लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना। इसमें भी इनर सेल्यूलोज है, आउटर फाइकोकोलॉइड्स हैं जो सल्फोनेटेड हैं। अगर और कैरागीन दो ये फाइकोकोलॉइड्स हैं। अगर और इनकी अभी अपन फीचर्स लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे। नाउ वी कम टू रिप्रोडक्शन। अब देखिए ग्रीन एल्गी में कैसे होगा। देखो तीनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और तीनों में बाय फ्रैगमेंटेशन होगा, ये कॉमन पॉइंट है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऑफ कोर्स ज़ूस्पोर्स के थ्रू होगा, अपन पढ़ चुके हैं। और यहां पर फोटो याद करना, क्लेमाइडोमोनास का, यानी बायफ्लैजिलेटेड होगा। शेप कैसा है? नाशपाती जैसा, पियर शेप्ड। दो फ्लैजिला है, ये मैं उल्टा बता रही हूं, ये जरूर ब्राउन एल्गी लगा है, हाँ रेड एल्गी पे जाते हैं। सो ये ज़ूस्पोर्स है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे मिलेगा? तीनों तरह से। देखो आइसो भी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, अब यूलोथ्रिक्स कर दिया है, स्पाइरोगायरा। एन आइसोगैमस में यूडोरिना की स्पीशीज, और ऊगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ग्रीन एल्गी नहीं है, सिर्फ ब्राउन एल्गी। तो हम यहाँ ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्वॉक्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह से हो सकता है। अब हम आते हैं ब्राउन एल्गी पर। ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल अगेन बाय स्पोर्स, ये बाय फ्लैजिलेट है। देखो ग्रीन में लिखा है सिर्फ फ्लैजिलेट, यहां लिखा है बाय फ्लैजिलेट। ये कैसे है? नाशपाती शेप के हैं और दो अनइक्वल फ्लैजिला हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। ग्रीन एल्गी में क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास याद करना, ऐसा 2 फ्लैजिला होते हैं, फिक्स है 2, पर सिर्फ फ्लैजिलेटेड लिखा है, यानी 2 से 8 हो सकते हैं। यहां पे सिर्फ 2 लिखे हैं, सिर्फ 2, ठीक है। और वो भी कैसे होते हैं? यहां पे टिप से निकलते हैं, इन्हें अपाइकल फ्लैजिला कहते हैं। और यहां साइड से निकलते हैं, इन्हें लेटरल फ्लैजिला कहते हैं।
तो ध्यान दो, यहाँ पे 2 to 8 हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 होंगे। एनसीईआरटी में इसे फ्लैजिलेटेड लिखा है, इसे बाय फ्लैजिलेटेड लिखा है। ये अपाइकल हैं, ये लेटरल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर यहां दोनों फ्लैजिला एक से होते हैं, इसीलिए इसे आइसोकॉन्ट कंडीशन कहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैजिला। यहां ऐसा नहीं होता, एक फ्लैजिला स्मूथ होता है और एक पे ऐसे ब्रिसल्स होते हैं, टिंसल और विप्लैश टाइप, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रही हूं, यानी अलग अलग टाइप के हैं दोनों, इसे हेटेरोकॉन्ट कंडीशन बोलते हैं। और आपके लिए बहुत खुशी की खबर है कि यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इनके गैमीट्स तक फ्लैजिलेटेड नहीं होते, इवन मेल गैमीट तक फ्लैजिलेटेड नहीं बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्लैजिलेशन टोटली एब्सेंट होता है। हालांकि उसमें ऊ गैमस मिलता है, लेकिन फिर भी मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। इतना समझ में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको दिखाती हूं, ग्रीन एल्गी की हमने बात कर ली थी, ब्राउन एल्गी में बायफ्लैजिलेट स्पोर्स बनेंगे, पियर शेप्ड हैं, 2 हैं, लेटरल हैं और अनइक्वल हैं। वहां इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, इसमें अनइक्वल, इसमें अपाइकल लेटरल, 2 से 8 2, आइसोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट। इसमें भले ही 6 हों, 2 से 8 है ना, तो वो ऐसे निकलेंगे और सब इक्वल साइज के होंगे और सब एक से होंगे, ये मतलब होता है। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूं रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर से ही होगा पर नॉन मोटाइल। तो पहले दोनों में मोटाइल और तीसरे में नॉन मोटाइल। पहले में फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, दूसरे में बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जिसमें लेटरल होगा, अनइक्वल होगा, ऐसे फ्लैजिला मिलेंगे और पियर शेप के बनेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या स्टोरी होगी, बहुत सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां तो तीनों तरह का है, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, और हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं ब्राउन एल्गी पे। ये देखो ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, अगेन आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, यानी तीनों तरह का सेम कहानी है। यहां पर भी क्या होगा, गैमीट्स का यूनियन होगा, या तो वही फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या तो पानी में होगा या oogoनियम के अंदर हो जाएगा, वही जो यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है। और गैमीट्स भी इसके कैसे हैं, जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स थे, कैसे थे, नाशपाती, पियर शेप के, बायफ्लैजिलेटेड, लेटरल, अनइक्वल साइज के, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। जैसे एसेक्सुअल स्पोर पड़े हैं वैसे ही गैमीट्स भी इसमें बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। अब रेड एल्गी में क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें भी गैमीट्स कैसे बनेंगे, नॉन मोटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसमें ऊगैमस मिलता है, लेकिन अगर ऊगैमस है, और ऊगैमस में तो अपन ने पढ़ा है कि मेल गैमीट होता ही होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो फिर इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये एक्चुअली पानी में जाके और पानी की हेल्प से फ्लोट करके जाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रीन और ब्राउन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों तरह से था, पर रेड में सिर्फ ऊगैमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रीन और रेड में, ग्रीन और ब्राउन में फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर्स और फ्लैजिलेटेड सेक्सुअल गैमीट्स बन रहे थे, लेकिन रेड एल्गी में होता ऊगैमस है, गैमीट्स बनते हैं, पर इवन गैमीट्स और एसेक्सुअल स्पोर दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है, पानी के थ्रू मूव करके जाते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जाइगोट बनने के बाद के जो इवेंट्स हैं, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है रेड एल्गी में। ये ध्यान रखो, जितना लोअर एनिमल है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हायर एडवांसमेंट हुआ है, नेचर ने सिंप्लीफाई किया है, क्लियर कट सिंप्लीफिकेशन किया है। जैसे 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 आप किसी क्लास में आगे बढ़ते हो, आपको वो टॉपिक और क्लियरली समझ में आता है। ये लोएस्ट है, सबसे पुराने वाले हैं, प्रिमिटिव हैं, तो इनमें बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ये पॉइंट पढ़ा था, और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस है जो आती है, तो कंपेयर करके लिख लेना। पहले दोनों में आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों, रेड में सिर्फ ऊगैमस। पहले दोनों में फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर एंड फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, और इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। क्या ग्रीन एल्गी में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनते हैं? वो स्पाइरोगायरा में पढ़े थे ना, आइसोगैमस है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड, तो दोनों हो सकता है, पर मोस्टली फ्लैजिलेटेड ही होता है। इतना समझ में आया? अब
इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी अब हम बात करते हैं। ग्रीन एल्गी में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा। यहां पे हमने ये सब देख लिया। हाँ, अब ब्राउन एल्गी जो है उसके डायग्राम्स पर आते हैं। यहां देखिएगा, ये डायग्राम है। यहां पे हर ब्राउन एल्गी में ये मेरीन है, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम ये होल्ड फास्ट, तेजी से होल्ड कर लो, ये सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में हेल्प करता है। एक तरह से ऐसा मान लो आगे जाकर ये रूट जैसा कुछ बनेगा एक तरह से। फिर ये डंडी है, स्टॉक, इसे स्टाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइप। हालांकि इसमें नहीं बनी, इसमें ये स्टाइप है, इसमें ये होल्ड फास्ट है, लिखा नहीं है, ये स्टाइप है, यानी स्टाइप स्टॉक है, डंडी है। और उसके बाद जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसे फ्रॉन्ड कहते हैं। उसमें एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होंगे और उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहां देखो ये एक फ्रॉन्ड है, यहां देखो ये फ्रॉन्ड, यहां देखो कितने सारे फ्रॉन्ड्स बन रहे हैं। इतना समझ में आया? और हर फ्रॉन्ड तक ब्लड सप्लाई पहुंचेगी। इसे मिडरिब कह रहे हैं। ये देखो ये मिडरिब्स हैं, जैसे पत्ती में भी तो बनती है ना वो बीच में जो वेन होती है, तो ये सारी मिडरिब्स बनाई हुई है। तो लेबलिंग आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, कंफ्यूजन क्या हो जाता है, इसको एग्जाम में देखोगे और अगर डायग्राम अच्छे से लर्न करके नहीं गए हो, समझ के गए हो, लर्न करके नहीं गए हो, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा लगता है ये होल्ड फास्ट तो नहीं है कहीं, और वो ऐसे ऑप्शंस देंगे, या इसको देख के लगता है कहीं ये डंडी, ऐसा तो नहीं, ये होल्ड फास्ट है और ये डंडी है। तो ध्यान रखना, इसमें इसको होल्ड फास्ट ही लेबल करना है, इसमें इसको स्टाइप ही लेबल करना है। यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो दोनों है, राइट। अब इसी ब्राउन एल्गी में देखो ये छेद दिख रहे हैं, इसमें भी ये छेद दिख रहे हैं, यहां भी ये छेद दिख रहे हैं। ये एयर ब्लैडर है, मतलब इसमें हवा भरेगी ताकि ये सरफेस पर आ जाए, क्योंकि ये नीचे पानी में तो एक फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। रेड एल्गी कर सकते हैं, उनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे थे, पर ब्राउन एल्गी नहीं कर सकते और मेरीन है। देखो ग्रीन एल्गी भी नहीं कर सकते, पर वो तो शैलो वाटर में ही रहेंगे ना, नदी पॉन्ड मेनली फ्रेश वाटर है। ये तो मेरीन है, समुद्र और महासागर, सी और ओशियन में मिलने वाले हैं मोस्टली। और उसमें अगर ये नीचे चले गए तो फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इनमें एयर ब्लैडर दे रखा है, तो हवा के कारण ये ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, सनलाइट ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग के साथ ये डायग्राम आना चाहिए। आगे बढ़ू, इसको हटाऊं, चलो। तो बस यही स्लाइड में लिखा हुआ है, होल्ड फास्ट, स्टॉक जिसको स्टाइप कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक ऑर्गन जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ इसके बाद में ये सब हमने कवर कर लिया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये भी देख लिया। अब ये टेबल है एनसीईआरटी की, इसको अपन याद करते हैं। अब अपने को ऑलरेडी आती है ये। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल का था। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ए बी सी डी, फ्यूकोजैंथीन या जैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, पर्टिकुलरली आर फाइकोएरिथ्रिन। स्टार्च एंड ऑयल, हालांकि ऑयल नहीं लिखा, फ्लोरिडियन स्टार्च ओनली, मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड ऑयल। चलो, ओनली सेल्यूलोज प्लस आउटर लेयर पेक्टोज लिखा नहीं है, यहां पे सेल्यूलोज प्लस एल्गिन, वो जो हाइड्रोकोलाइड थी, यहां पे सेल्यूलोज प्लस फाइकोकोलॉइड जो किसका बना था, अगर या कैरागीन है। ये सल्फोनेटेड है, ये नॉन सल्फोनेटेड है, ठीक है। बाकी पेक्टिन तो सब में होता ही है। अब फ्लैजिला देखो, किस में एब्सेंट लिखूं फ्लैजिला, रेड एल्गी में एब्सेंट। 2 to 8 किस में लिखेंगे, यहां पे 2, इक्वल या अनइक्वल, इक्वल, यहां पे अनइक्वल। लेटरल किस में लिखूं, ब्राउन में, यहां पे अपाइकल, और लिखा नहीं है, पर आइसोकॉन्ट किस में लिखूं, यहां इक्वल आइसोकॉन्ट, यहां पे हेट्रोकॉन्ट। अब देखो तीनों का हैबिटेट और लिखना है। इसमें 3 तरह का हैबिटेट हो सकता है, मतलब एक्वाटिक में फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब जहां नदी समुद्र में मिलती है, ना पूरा खारा पानी है ना पूरा ताजा पानी है, बीच का खारा पानी है। तो देखो तीनों में पहले तीनों लिख दो, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट। अब बताओ फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, ये रहा मोस्टली, हालांकि इसमें नहीं लिखा एनसीईआरटी में, पर ये मोस्टली हो गया। और बाकी दोनों में कौन सा ज्यादा मिलेगा, मेराइन। ये देखो यहां मेराइन मोस्ट लिख दिया और यहां फ्रेश वाटर रेयर लिख दिया, एक ही तो बात है,
ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल आ जाती है ऐसी की ऐसी, उसमें फिल इन द ब्लैंक ABCD आ जाता है और हमें फिल करना पड़ता है। अच्छी बात यह कि आपको टेबल ऐसे ही देंगे, ऐसा नहीं कि इसको यहां लिख दें और इसको यहां लिख दें, लिख भी दें तो अब आपको आना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं इसकी यूजफुलनेस पे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला, ये फोटोसिंथेटिक है, 50% CO2 को फिक्स करते हैं, तो एक तरह से जो वाटर में लाइफ है उसके लिए ये फूड चेन का बेसिस है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, और इन पर फिर जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। यानी अगर आप वाटर बॉडी से एल्गी को हटा दोगे तो मछली वछली सब मर जाएंगी। यानी ये फूड चेन की इंपॉर्टेंट लिंक, प्रोड्यूसर, बेसिस बनाते हैं, यही लिखा है। टोटल 50% ऑफ CO2 को फिक्स करते हैं, और यहां पे ये रहा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, बेसिस है, जितनी भी एक्वाटिक फूड चेन है उसको मिला के जितनी फूड साइकिल्स बन रही हैं उन सब का बेसिस है। प्रोड्यूसर ही तो बेसिस होता है, वही तो एनर्जी रिच कंपाउंड यानी खाना बनाता है। आगे एक एक वर्ड समझ में, NCERT की लाइन है। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 वाटर रॉ मटेरियल यूज करेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे, खाना और ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकालेंगे ना फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट, तो जहां भी ये मिलेंगे उस वाटर बॉडी में ये ऑक्सीजन भी कंट्रीब्यूट करते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट में। एटमॉस्फेयर में नहीं, उस पानी में ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, वो ऑक्सीजन जो वहां के और एनिमल्स हैं या पेड़ हैं वो ब्रीदिंग के लिए उसको यूज करेंगे। तो ये इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। पहला CO2 फिक्सेशन, दूसरा प्राइमरी प्रोड्यूसर, तीसरा बेसिस ऑफ ऑल द फूड चेन्स, और चौथा CO2 को इंक्रीज करेंगे। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो ये कह रहे हैं अपन कि ये खाना बना रहे हैं जो फिर पूरी फूड चेन में आगे जा रहा है, और एक इन्हें खुद भी एज अ फूड खाया जाता है, एज फूड यूज होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 70 स्पीशीज है मरीन एल्गी की जिन्हें खाने फूड की तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड खाया जाता है। सी फूड में आता है ये सब कुछ। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम, ये 3 रटे होने चाहिए, NCERT में लिखा है। ये रेड एल्गी है और ये दोनों सेल्फी ब्राउन एल्गी में पढ़ा था, 2 सेल्फी वाले में ये दोनों ब्राउन एल्गी हैं। ये रेड एल्गी है, PG 2 बार PG करी थी, राइट। अब लैमिनेरिया जो होता है, अभी बताया था आपको, लैमिनेरिया ऐसा लैंप जैसा था, ऐसा लगता है एप्रन पहना हुआ है शैतान ने, बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसे डेविल्स एप्रन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि NCERT में नहीं दिया हुआ है। इसे गल्फ वीड कहते हैं। एक्चुअली जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये मेरीन है, ब्राउन एल्गी समुद्र में मिलेंगे, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन महासागर में मिलते हैं, और वहां पर ये बहुत बड़े बड़े रहते हैं। मान लो कोई जहाज जा रहा है और ये कई सारे उसके बेस पे चिपक गए, तो ये इतने बड़े बड़े होते हैं और जाल बना के चिपक जाते हैं कि इनकी वजन से वो पूरा का पूरा जहाज डूब सकता है, बड़ा से बड़ा। उसे सरगासो सी बोलते हैं जिस एरिया में ये मिलते हैं, और वहाँ जहाज़ों का आना जाना मना होता है, दे आर टोटली रेस्ट्रिक्टेड। बहुत ही डेंजरस एरिया है वो बड़े बड़े शिप्स के लिए, सरगासो सी, क्योंकि वहाँ सरगासम मिलता है। तो ये वहाँ पे वांटेड प्लांट है कि अनवांटेड, और अनवांटेड प्लांट को वीड कहते हैं, इसीलिए इसे गल्फ वीड कहते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। नाउ इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ब्राउन और रेड एल्गी से हमें हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। जल्दी बताओ, ब्राउन एल्गी से कौन सा मिलेगा, एल्जिन, और रेड एल्गी से कैरागीन और अगर, बस वही लिखा है, एल्जिन एंड कैरागीन। हालांकि अगर भी है पर NCERT में अगर को अगला पॉइंट बना के लिख दिया है, बात एक ही है। सो कमर्शियली इनको यूज करते हैं। अगर जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, आइसक्रीम जेलीज में इमल्सिफाइंग एजेंट है। इन्हें एगैरोफाइट्स बोलते हैं, ध्यान रखना, एगैरोफाइट्स, क्योंकि एगर प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रासिलेरिया और जेलीडियम जो है। अब एक और एल्गा है जो खाने के काम आता है, क्लोरेला, वो जो यूनिसेल्यूलर पढ़ा था अपन ने, सिंगल सेल्ड, उसे स्पेस में जब ट्रैवलर साइंटिस्ट जाते हैं तो ले जाते हैं, तो उसको खाते भी हैं और प्लस वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं। इसे स्पेस एल्गा बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हालांकि NCERT में नहीं लिखा है, इसका नाम नहीं लिखा है, इसकी कहानी लिखी है, और ऑक्सीजन भी यूज करते हैं। तो आप और हम तो स्पेस में नहीं जा पाए हैं, लेकिन इसकी किस्मत है ये स्पेस में होकर आता है, आता नहीं है, बस जाता है। चलो अच्छा है अपन नहीं जा रहे। अब यहां पर NCERT के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, बट क्या अभी तक हमने कोई एल्गी पढ़ा जो बीमारी कर रहा है, जो पैरासिटिक है?
नहीं, यहां पर मैं 3 नाम बता रही हूं जो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए, हर्विएला, हर्विएला और सिफेलोस्यूरोस। देखिए, हर्विएला एक रेड एल्गी है जो दूसरे एल्गी पर डिपेंडेंट है, और सिफेल्यूरोस जो है इसके 2 स्पीशीज हैं, सिफेल्यूरोस कॉफी और सिफेल्यूरोस वेरिसेंस। ये कॉफी का जो पेड़ है उस पे रेड रस्ट कर देता है, उस पे बीमारी करता है, और ये चाय की जो पत्तियां हैं उनको खराब करता है। तो रेड रस्ट ऑफ कॉफी, रेड रस्ट ऑफ टी, और ये दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं, आज मैं 5 मिनट और लूंगी क्योंकि अपन ने क्लास भी लेट शुरू की थी, अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मैं एक्चुअली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। पहले ये बताइए इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। चाहे कारा के मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन हो, चाहे सबका यूनिसेलुलर हो, पर सारे सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कह सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कह सकते हैं। इनमें गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड हमेशा। किससे बनेंगे? माइटोसिस से। उन गैमीट्स को हम एग और एंथेरोजॉइड कह सकते हैं या स्पर्म कह सकते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। उसमें क्या होगा? कौन सा? मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। उससे स्पोर बनेगा, वो जर्मिनेट करेगा और नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये रहा गैमेटोफाइट, यानी मेन प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी। इससे ये सेक्स ऑर्गन्स बने, इसमें माइटोसिस हुआ तो ये गैमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, इससे स्पर्म्स, स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब एक बात ध्यान रखो कि स्पोरोफिटिक बॉडी बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज को, और गैमेटोफिटिक बोलते हैं हैप्लॉइड को। तो ये बताओ इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट? सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट, सेक्स सेल्स या गैमीट्स गैमेटोफाइट, स्पोर्स गैमेटोफाइट, मियोसिस से बन रहे हैं ना, गैमेटोफाइट, और जाइगोट स्पोरोफाइट। यानी इसमें सिर्फ स्पोरोफिटिक, सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज क्या है? जाइगोट। इतना समझ आया? तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट कि स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। ये बताओ गैमेटोफाइट का पहला सेल किसको कहोगे? स्पोर को। ये तो स्पोरोफाइट का पार्ट है ना। आया समझ में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अपन नॉर्मली क्या सोचते हैं? स्पोर स्पोरोफाइट है। नहीं, स्पोर हमेशा गैमेटोफाइट है। स्पोर जैसे ही बनता है वहीं से गैमेटोफाइट स्टेज शुरू हो जाती है। और ये बताओ गैमेटोफाइट के एंड सेल्स कौन से होते हैं? गैमीट्स, क्योंकि इसके बाद हमेशा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, यानी स्पोरोफाइट शुरू होता है। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट क्या है? स्पोर्स। और एंड प्रोडक्ट ऑफ गैमेटोफाइट क्या है? गैमीट्स। ये बताओ फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट क्या है? जाइगोट ही है। और इस केस में तो एंड सेल भी वही है, फर्स्ट सेल भी वही है। तो क्वेश्चन आता है दैट स्पोरोफिटिक स्टेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट इन एल्गी एंड फंजाई। कल भी तो पढ़ा है फंजाई। चलिए अब एक ये नोट है, इसकी डिटेल्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस याद रखना कि जो फ्यूकस पढ़ा था, किसमें पढ़ा है फ्यूकस? ब्राउन एल्गी में। और कुछ पढ़ा है इसके बारे में? कैसा फॉर्म रहता है इसका? वो 3 फोर्क, 3 वाला जो था, याद आ रहा है आपको? त्रिशूल जैसा या फोर्क, कांटे जैसा। और क्या पढ़ा है फ्यूकस के बारे में? कहाँ स्पेशल? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा पढ़ा था? ऊगैमस, ऊगैमस पढ़ा था ना, वॉल्वॉक्स फ्यूकस, राइट? उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बस इतना ध्यान रखना, कैसे क्या वो कहानी नहीं पढ़नी है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलती है केल्प, पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस। ये भूल जाओगे तो चलेगा, पर ये तो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट जनरल अगर एल्गी पे क्वेश्चन आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? हैप्लॉन्टिक ही होगा। सो विद दिस वी कंप्लीट एल्गी। आज घर जाके तीनों को डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में टेबल बनाना,
सारे पॉइंट्स लिखना, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उनका फॉर्म लिखना कैसा है, यूनी, मल्टी, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड कैसा, फिर हैबिटेट लिखना, फ्रेश वाटर, मराइन, उसी के साथ लिख लेना सुपरफिशियल और डीप से रिलेटेड जो बात है। उसके बाद में लिखना ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रैनल, ये पॉइंट लिखना, उसके बाद पिगमेंट्स लिखना, फिर खाना बनेगा तो स्टोरेज कैसा है फूड का वो फॉर्म लिखना, उसके बाद पायरेनॉइड को वहीं पर मेंशन कर देना, किस में मिलेंगे पायरेनॉइड, सिर्फ ग्रीन एल्गी में। उसके बाद में सेल वॉल का डिफरेंस लिखना, उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद एसेक्सुअल, उसके बाद सेक्सुअल और लास्ट में एग्जाम्पल्स। ऐसे कर कर एक चार्ट में पूरा एल्गी कंप्लीट करिएगा। कल पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।